विवेक, मैं आपका रुख करती हूँ। मैं इसी सवाल के साथ अपने सहयोगी दिवाकर के पास भी जाती हूँ। दिवाकर, ये सच है कि लौटना नहीं था अजीत पवार को किसी भी सूरत में। इस बार 2019 की कहानी नहीं दोहरानी थी अजीत पवार को। उनको किसी भी इमोशनल गेम का हिस्सा नहीं बनना था, जैसे कि उनके चाचा करते रहे हैं। तो क्या हम मान के चले कि पूरी तैयारी हुई है? संगठन के लिहाज से सबसे मजबूत चेहरा एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, उनका साथ आ जाना ही ये बता रहा है कि विधायकों को जो मान मनोबल की कोशिश की जाएगी उसमें सबसे बड़ी भूमिका अजीत पवार की नहीं, प्रफुल्ल पटेल की होगी, और वो उनके साथ है। क्या यही पर्दा भारी है शरद पवार के लिहाज से अजीत पवार का? देखिए, जाहिर तौर पर रीमा, सिर्फ प्रफुल्ल पटेल ही नहीं बल्कि छगन भुजबल शरद पवार के बेहद ही करीबी माने जाते थे, और उनको तोड़ लेना अजीत पवार के द्वारा एक बड़ी कामयाबी के तौर पर उसे देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तैयारी इस बार पिछले 2019 में जिस तरह से उनके साथ उन्होंने बैकफुट पे आए थे और उनको वापस आना पड़ा था, इस बार की वो गलती नहीं करेंगे, ये उनको पता था। और इतना अनुभव उनके पास है कि अगर इस बार भी अगर वो गलती करते हैं तो जाहिर तौर पर उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो दांव पे लग सकता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताऊं, जब 10 जून को एनसीपी का दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसके पहले से ही अजीत पवार लगातार नाराज चल रहे थे। हालांकि बीच में आकर उन्होंने ये सफाई दी थी कि वो नाराज नहीं है बल्कि पार्टी के साथ है। लेकिन जिस तरह से 10 जून को उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई और इसके अलावा सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, वहीं उनको लगने लगा कि अब उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो खतरे में है और सुप्रिया सुले को इतना अनुभव नहीं है कि वो पार्टी चला पाए। इसलिए जो है उनको लगा कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, और यही वजह है कि ये प्लानिंग काफी दिन से चल रही थी। और मैं आपको बताऊं, प्रफुल्ल पटेल भी उस वक्त जो है जो दिल्ली अधिवेशन में मौजूद थे, लेकिन शरद पवार को इस चीज का अंदाजा भी नहीं था कि प्रफुल्ल पटेल इस तरह से इनका साथ छोड़ सकते हैं, अजीत पवार के साथ जा सकते हैं, और अजीत पवार के साथ जाने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका सरकार में उनके शामिल कराने की अदा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रफुल्ल पटेल का रोल काफी अहम रहा है इस पूरे बगावत में। लेकिन अजीत पवार ने साफ तौर पर इस बार इतनी तैयारी तो की होगी, इतना अनुभव उनको है कि दोबारा उनको वापस ना आना पड़े। मैं दिवाकर एक मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि मंच के ऊपर अजीत पवार गुट की तरफ से कुछ हलचल दिखाई दे रही है। विवेक, ये बैठक खत्म हो चुकी है क्या? बिल्कुल सही करीमा, आपने देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ पर अब जो मीटिंग थी वो खत्म हो चुकी है और जो लोग हैं वो अब निकलना शुरू हो चुके हैं। अब जो लोग स्टेज पे मौजूद थे वो सबका धन्यवाद करते हुए रह रहे हैं कि लगभग 3 से 4 घंटे तक ये पूरा प्रोग्राम चला और जहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन था, काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पे आए थे। मैं अपने कैमरामैन वसंत को बोलूँगा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों, अलग अलग शहरों, अलग अलग कस्बों से लोग यहाँ पर तादाद में यहाँ पे आए थे। तो एक तरीके का ये शक्ति प्रदर्शन था अजीत पवार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जो कहें कि 2020 मैच पूरा जो हुआ आज, उसमें अजीत पवार जीतते हुए नजर आए, क्योंकि उनके साथ लोगों का समर्थन भी था, विधायक भी काफ़ी ज़्यादा थे, एमएलसी भी थे, सांसद भी थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर ये इंडिकेशन अजीत पवार ने दे दिया है कि एनसीपी अगर आने वाले दिनों में अगर एनसीपी की पूरी पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके हक में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब जो टेंशन जो है वो शरद पवार के खेमे में है, क्योंकि वहाँ पर सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार हैं। शरद पवार की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी शरद पवार इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बोलते हैं कि अकेले दम पर वो फिर से पार्टी शुरू करेंगे। क्योंकि देखिए रीमा, अगले साल में 2 चुनाव हैं और बीएमसी से इसी साल में लोकसभा विधानसभा बहुत बड़े चुनाव है। महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट प्लेस सकता है हर एक चुनाव में, उसमें शरद पवार ने साफ तौर पर कहा है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। अब अकेले दम पर 83 साल की उम्र हो चुकी है उनकी, अब अकेले दम पर किस तरीके से पार्टी को खड़ा करते हैं उसकी तैयारी हो रही है, वो देखने अच्छा विवेक, मुझे ये भी आपसे जानना है, अब चूंकि हम भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज की बैठक तो खत्म हो चुकी है और बैठक के जरिए जो शक्ति प्रदर्शन, जो नंबर गेम रहा, उसमें एक बार फिर अजीत पवार बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब 2 बातें मुझे समझनी है। सुप्रिया सुले को जितना एक्टिव होना था और जो बड़ी जिम्मेदारी शरद पवार ने सौंपी, वो उस तरीके से नजर नहीं आई बीते कुछ दिनों में। एक मिनट दादा, एक मिनिट। 15 वर्षापूर्वी दासू वैद्यांनी माझ्यासाठी एक कविता लिहिली होती। मी स्त्री भ्रूण हत्येच्या विरोधात लढत होते आणि दासू वैद्यांनी माझ्यासाठी लिहिलेली ही कविता श्रमलेल्या बापासाठी, श्रमलेल्या बापासाठी लेक नारळाचं पाणी,
लढणाऱ्या लेकीसाठी माझा बाप माझी बुलंद कहाणी. हा बाप माझ्या एकटीचा नाहीये, माझ्यापेक्षा तुमचा जास्त आहे तो. एक सांगते, बापाच्या आणि आईच्या बाबतीत नाद करायचा नाही. बाकी कुणाबद्दलही बोला, कुणाबद्दलही आमच्यावर करा, काही करा. आपकी भागीदार मैं नहीं हूँ और ना ही पाप के बारे में मैं कुछ कहूंगी, चाहे कूड़े के बारे में क्यों ना बोलना पड़े, लेकिन पाप वाले कामों पर मैं नहीं एक बोलूंगी. सांगते, एक महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं. पण मैं एक महिला हूँ, छोटी सी भी बात बोलूंगी तो आंखों में तुरंत पानी आ जाएगा. पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच तारा राणी होते आणि तीच जिजाऊ होते. आणि महिला वो है ज्यावर जो अपना पल्लू कमर में पोंछती है, जबाबदारी. वही जीजा माता होती है, वही अहिल्याबाई बन जाती है. आणि ही लढाई मैं भी वैसी एक महिला हूँ. व्यक्तीच्या विरोधात नाहीये, त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आपल्याला लढायचंय. ही लढाई आहे ती. और ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और ये लड़ाई हमें आगे लड़नी है. घट्ट झाले, त्याच्यामुळे ज्यांनी घट्ट केलंय त्यांचे मनापासून आभार मानते. नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी ला काय म्हणायचे? नॅचरली करप्ट पार्टी. नॅचरली करप्ट पार्टी. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी वही नेचुरली कॉर्पोरेट पार्टी का पूरा खा जाऊंगा. त्याच्यामुळे माझा आज आरोप आहे भारतीय जनता पक्षावर, या देशामध्ये एनसीपी सगळ्यात राष्ट्रवादी करप्ट कांग्रेस पार्टी है, कुठली लेकिन असेल, वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, जिनकी तरफ से दावे कुछ और किए जाते हैं और काम भारतीय कुछ और. जनता पक्ष कहा गया, या खाऊंगा देशातला ना खाने सगळा. आणि दूंगा. मी आरोप नाही केलेले, आरोप त्यांनी केलेत. काल मी टीव्हीवर बघितलं, ते बिचारे समरजीत, और ये आरोप मैं नहीं कर आता रही, खरं खोटं ये मला आरोप माहिती उन्हीं नाही, लोगों की ओर से आए पण जो समरजीत साथ आज काल भेटले होते वाटतं यांच्या देवेंद्रजींबरोबर. यांच्या म्हणजे त्यांनी बऱ्याच वेळा नाव घेतलं म्हणून खडसे साहेबांनी त्यांचं प्रेमाने नाव घेतलं. 1 तास समरजीत काय म्हणत होते, आता खरं खोटं मला माहिती नाही, मी आरोप करतच नाही यांच्यासारखे, पण 3 आरोप परवा केले माननीय प्रधानमंत्र्यांनी. 70,000 कोटी रुपयाचा घोटाळा, और जिस बँकेचा तरीके घोटाळा से नेताओं की तरफ से बताया गया, ते झालं. प्रधानमंत्री एक की ओर से जो आठवड्यात आरोप झालं. लगाए गए, मला कोणीतरी विचारलं, और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, अजीत पवार की मीटिंग खत्म हो चुकी है और जो भी विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जो जिलाधिकारी पहुंचे थे, जो पार्टी के कोर मेंबर्स पहुंचे हुए थे, वो सभी यहाँ से निकल रहे हैं. और श्रेया हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका हम रुख कर लेते हैं. श्रेया, बस में बैठकर सारे विधायक एक साथ जा रहे हैं, अजीत पवार गुट के, अब तो गिनना आसान हो जाएगा कितने लोग हैं? देखिए, यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन साफ तौर पर सारे विधायकों को एक साथ इस लग्जरी बस में जो है वो ले जाया जा रहा है. तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया हुआ है, आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, लेकिन सारे विधायकों को आप देख सकते हैं कि बस में बिठाया जा रहा है और बस में बिठाकर जो है वो उन्हें देवगिरी यानी कि अजीत पवार के घर ले जाया जाएगा. आप देख सकते हैं, यही वो बस है जिसमें सारे विधायक जो है वो बैठकर यहाँ मीटिंग के बाद से जो है वो रवाना होंगे. आप देख सकते हैं कि सारे एमएलए यहाँ से रवाना होते नजर आ रहे हैं. काफी ज्यादा भीड़ है इधर. थोड़ी मुश्किलें भी आ रही होंगी यहाँ पे श्रेया को. श्रेया, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन इस बीच आप जरा ये बताइए कि क्या एक राउंड की मीटिंग इनकी फिर से होनी है, क्योंकि आपने बताया कि अजीत पवार के घर पे ये सभी जा रहे हैं. वहाँ पर भी जो है वो विधायकों से कुछ बात जो है वो साफ तौर पर हो सकती है, क्योंकि बाकायदा मीटिंग के बाद बस यहाँ पर बुलाई गई है और सारे विधायकों को बस में बिठाकर वहाँ ले जाया जा रहा है. तो अनुमान हम यही लगा सकते हैं कि वहाँ पर जाकर भी एक छोटी सी मीटिंग अजीत पवार जो है अपने सारे विधायकों के साथ जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि बस में सारे विधायक लगातार जो है वो बैठते नजर आ रहे हैं और पुलिस बंदोबस्त के साथ उन्हें सेफ्टी के साथ जो है वो बस में बिठाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ
यहाँ से जो बस है वो देवगिरी यानी कि अजीत पवार के घर के लिए जो है वो रवाना होगी। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं लगातार। जी श्रेया, ठीक है, तो जो बस यहाँ से रवाना होने वाली है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी श्रेया वहां पर मौजूद है जो आपको बता रही है कि अब ये जितने विधायक हैं लग्जरी बस में इन्हें बिठा दिया गया है। अब अजीत पवार के घर पर इन्हें लेकर के जाया जाएगा और वहां पर अभी एक राउंड मीटिंग और होनी है। क्या विधायकों के टूटने का यहाँ पर अब भी डर सता रहा है अजीत पवार को? विवेक का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक, दिवाकर इसके पहले बता रहे थे कि 15 विधायक पहुंचे हैं उधर शरद पवार के गुट में, तो मतलब 52 में से आप 15 हटा दीजिए, 37 तो होने ही चाहिए थे अजीत पवार के पास। अभी भी लग रहा है ऐसा मुझे कि यहाँ पर 1-2 संख्या कम है, मतलब जीत का सेहरा तो अब तक पहना दिया गया होता। विवेक, अब एक और राउंड बैठक होनी है अजीत पवार के घर पर, अब भी कोई रणनीति बनाना बाकी बचा रह गया है। विवेक, देखिए, इस पर रणनीति बनाना अभी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि शरद पवार पूरा शरद पवार गुट पूरी कोशिश करेगा कि जो लोग यहाँ पे आए वो किसी तरीके से शरद पवार के पास आ जाए। क्योंकि देखिए, अभी सवाल ये खड़ा हो गया, शरद पवार को अपनी पार्टी बचानी है, शरद पवार को अपने चुनाव चिन्ह बचाना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है अभी शरद पवार के सामने, क्योंकि उनके सामने अब लग रहा है कि उनकी जीते जी पूरी पार्टी उनके हाथ से निकले जा रही है, पार्टी का नाम चला जा रहा है, चुनाव चिन्ह चला जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग समय है शरद पवार के लिए। इसलिए अजीत पवार को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि जो एमएलए उनके साथ आए हुए हैं वो कहीं से शरद पवार के कहने पे या फिर दूसरे कहने पर वापस वहां चले जाए। इसलिए बाकायदा एक बस लाई गई है, बस में सभी 33 विधायकों को बैठाया गया है, एमएलसी को बैठाया गया है। अब ये बस सीधे यहाँ से मुंबई के बांद्रा से निकलकर सीधे साउथ मुंबई देवगिरी जो अजीत पवार का बंगलो है वहां पर जाएगी, वहां पर एक मीटिंग होगी। लेकिन एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी लोग यहाँ पे आए थे रीमा, उनसे बाकायदा एफिडेविट साइन कराया गया है। अभी एफिडेविट का जो चलन है वो 2-4 साल से हम देखते आ रहे हैं, पहले ये चलन होता नहीं था। एफिडेविट इसलिए साइन करा दिए जाते हैं कभी है कि अगर मन मुटाव होता है या कुछ थोड़े से कंफ्यूजन होता है तो आदमी दूसरे पार्टी या दूसरे गुट पर चला जाए। लेकिन लीगली अजीत पवार कॉन्फिडेंट होना चाहते थे कि कोई भी अगर मेरे साथ आएगा तो सबसे पहले एफिडेविट साइन करे। तो एमएलए के साथ साथ एमपी के साथ साथ एमएलसी के साथ साथ जितने भी जिला अधिकारी यहाँ पे आए थे अलग अलग जगहों से, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट साइन की। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अजीत पवार ने बाकायदा लीगल टीम बैठा के रखी हुई है। जो भी शख्स आएगा एफिडेविट साइन करेगा, एफिडेविट साइन में लिखा हुआ है कि वो अजीत दादा पवार के साथ है, उनके साथ ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अब एमएलए को थोड़ी सा डर इस बात का जरूर रहेगा, इनकेस अगर वो शरद पवार के पास जाते हैं तो अजीत पवार उनके ऊपर लीगल एक्शन जरूर ले सकते हैं। अजीत पवार भले ही विवेक डिप्टी सीएम बन चुके हो, विधायकों की संख्या शरद पवार की तुलना में उनके पास ज्यादा हो, लेकिन इस सच्चाई को भली भांति भांप रहे होंगे। उन्हें बखूबी मालूम है कि शरद पवार किस कद के नेता हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी को सींचा है। अब क्या ये अजीत पवार का जो डर है, इसी डर की बदौलत ये सारे विधायक अब बस में बैठ गए और हो सकता है, मुझे तो अब ये तस्वीर देख के दूर दूर तक इस बात की गुंजाइश दिख भी रही है कि शायद ये किसी रिजॉर्ट में न ले जाए जाए। विवेक, हाँ रीमा, देखिए जिस तरह पिछले साल की यादें अगर मैं ताजा कर दूं, आप गुवाहाटी में थी, मैं गोवा में था, तो इसी तरीके का नजारा होता था। बस में लोग बैठे हुए हैं, हम उनको हाँ, आप गुवाहाटी से फॉलो करती थी, मैं गोवा से फॉलो करता, तो वैसे ही तस्वीरें अब धीरे धीरे नजर आती जा रही है। लेकिन मुझे इस बात का जो अंदाजा वो थोड़ा कम जरूर लग रहा है, क्योंकि देखिए जो कुछ हो रहा है मुंबई में हो रहा है, पार्टी टूट चुकी है। पार्टी टूटने के बाद अगर एक एक एमएलए गायब होता या एक एक एमएलए को रखा जाता तो ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा, मैं भी बता रहा हूँ कि शरद पवार कोई छोटे मोठे नेता नहीं है। उनकी अभी भी उतना महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान के में दबदबा उतना है। सांगितलं अनिल देशमुख का आले माहिती का तुमच्याकडे? म्हटलं का नाही, त्यांना मंत्रिपद दिलं नाही. म्हटलं अच्छा, मंत्रिपद नाही दिलं पण केसेस नाही आहे, केसेस त्यांनीच केलेले आहेत. मी देशमुख साहेबांना एवढं पण म्हणाले परवा, म्हटलं अहो देशमुख साहेब तुम्ही येताय पण तुम्हाला अडचण होईल. ते म्हटले अजून काय अडचण होईल, जे करायचं ते केले, लढ लेंगे. म्हणजे मी सांगितलं काय डेअरिंग आहे, जर हे लोक असे लढू शकतात मग आपल्याला काय अडचण आहे लढायला. सत्ता येते जाते हो, सत्तेने सुख मिळत नाही असं तुम्हाला वाटत असेल ना तर हा भ्रम आहे. कारण का मी जेवढी जवळच अनिल बाबू करेक्ट ते काय लढलेत त्याच्यामुळे ही संघर्ष होईल. ठीक आहे. आणि 8-9 खुर्च्या मोकळ्या झाल्या आहेत, त्याच्यात 8-9 खुर्च्यांवर नवीन लोकांना बसायला मोठी
आ गई, जिसका डरा देने वाला वीडियो भी सामने आया। इन दिनों भीषण बारिश की वजह से चीन के कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है और सामने आए वीडियो में चीन के दक्षिण पश्चिम इलाके में बाढ़ की विनाश लीला साफ दिखी, जहां भीषण बारिश की वजह से एक नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखी। इसी दौरान उस नदी के किनारे पर बनी एक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और नदी में समा गई। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां का उत्तर पश्चिमी प्रांत शांशी, पूर्वी प्रांत अनहुई और दक्षिण मध्य प्रांत हुनान बाढ़ से सबसे ज्यादा बेहाल बताए गए। और इस बीच चीन के